Good morning, everyone. I welcome you all on my YouTube channel once again. और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड लेक्चर गेम थ्योरी का। देखिए बेटे, अब तक हमने लास्ट क्लास में जो गेम थ्योरी है उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है उसको समझने की कोशिश की। एक गेम के इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं दैट वी हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसको भी हमने समझने की कोशिश की। देन वी हैव seen what are the different what do you call it terminologies that are associated, technical terminologies associated with the game theory के साथ। जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हैं वो जो कौन कौन सी टर्म्स हैं जो एसोसिएटेड हैं उनको समझने की हमने कोशिश की। आज की जो क्लास का टॉपिक है या आज जो हम समझने की कोशिश करेंगे वो उससे आगे की बात है। आज हमें क्या समझना है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि भाई हमने जो मेन गेम आपका देखा लास्ट क्लास में, तो वो था प्रिजनर्स डिलीमा। अब प्रिजनर्स डिलीमा कोई वो मतलब गेम ऐसे नहीं है कि भाई वो प्रिजनर्स डिलीमा गेम है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट गेम हो गया है और प्रिजनर्स के बिहेवियर को हम समझना चाह रहे हैं उस गेम से। नहीं, वो एक स्पेशल तरह की स्ट्रेटेजिक सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है प्रिजनर्स डिलीमा। और उस प्रिजनर्स डिलीमा के बेस पर ही फिर ये डिसीजन में देखा जाता है कि भाई स्ट्रेटेजिक सिचुएशन में किस तरह से जो है जो प्लेयर्स होते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो डिसीजन लेते हैं। तो उसी गेम को यानी कि प्रिजनर्स डिलीमा के गेम को ही या उसी तरह की सिचुएशंस को रिफ्लेक्ट करने वाले डिफरेंट गेम्स को भी आज हम एनालिसिस करेंगे, उनका भी एनालिसिस करेंगे, उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। और ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि किस किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस विच हैव बीन आस्क्ड रिलेटेड टू सम गेम। कि एक गेम से रिलेटेड और इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह का सवाल आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो गेम होता है, चाहे वो कोई भी गेम हुआ, यहां पर हम बेसिकली स्ट्रेटेजिक गेम्स की बात कर रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक गेम्स में एक ये है कि कंज्यूमर्स की प्रेफरेंसेस होती हैं, यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी प्रेफरेंस ऑर्डरिंग करके रखते हैं वो अपने एक्शन प्रोफाइल को, जिसको हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल के तौर पे देखा भी था कि किसी भी प्लेयर की या पार्टिसिपेंट की एक्शन प्रोफाइल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी प्रेफरेंस ऑर्डरिंग के क्या मायने होते हैं, राइट। इसी तरह से आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में हमें क्या देखना है, बेसिकली वी विल ट्राई टू आंसर हाउ टू रिप्रेजेंट a game into strategic form, or you can say the normal form। कि पहला हम इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे आज जो एग्जांपल्स हम लेंगे उनमें, कि भाई किसी भी गेम को स्ट्रेटेजिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। आज भी कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस को हम देखेंगे और उनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करें और हमें किन बातों का ध्यान रखना है उन्हें एज अ स्ट्रेटेजिक फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है जी। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है दैट वी विल आंसर इज हाउ टू डिटरमाइन whether a game is equivalent to the prisoner's dilemma or not। यानी कि हमें दो क्वेश्चंस को आंसर करना है, दो तरह के सवाल को आज हम समझ पाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सी कुछ चीजें होंगी जो इन्हीं से एसोसिएटेड होंगी, जो हमें देखनी है गेम में,
किसी भी गेम को एनालिसिस करते वक्त जिसको हमें देखना पड़ सकता है, ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर बेसिक ये है। इनसे एसोसिएटेड जो चीजें होंगी वो हम आज समझेंगे। तो सबसे पहले है कि भाई किस गेम को, किसी भी गेम को किस तरह से स्ट्रेटेजिक फॉर्म में या नॉर्मल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हमने लास्ट क्लास में देखा कि भाई नॉर्मल फॉर्म में कोई भी गेम, हम जैसे कि हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल लिया था प्रिजनर्स डिलेमा का, फिर हमने इस प्रिजनर्स डिलेमा के गेम में पे ऑफ्स को अलग सेग्रीगेट किया, स्ट्रेटेजी को अलग सेग्रीगेट किया, ठीक है, उनके जो कंडीशंस है उनको अलग से सेग्रीगेट किया, और इस तरह से हमने नॉर्मल फॉर्म या स्ट्रेटेजिक फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया। ये लास्ट क्लास हम सीख चुके हैं। इसमें भी हम ये काम दोबारा से करेंगे क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, तो हर क्वेश्चन में हमें ये करना पड़ेगा, राइट। जो मेन आज का एजेंडा है, आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि भाई कोई भी अगर हमें गेम गिवन हो और हमसे एग्जामिन अगर ये पूछ ले कि भाई ये गेम प्रिजनर्स डिलेमा के इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो आप हमें बताइए। तो प्रिजनर्स डिलेमा के इक्विवेलेंट गेम को बताने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए हमें कुछ चीजें हैं जो उसमें देखनी पड़ती हैं। सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है प्रेफरेंस ऑर्डरिंग का, कि गेम में प्रेफरेंस ऑर्डरिंग होनी चाहिए, शुड बी सेम एज इन केस ऑफ प्रिजनर्स डिलेमा। जैसे कि प्रिजनर्स डिलेमा में प्रेफरेंस ऑर्डरिंग है, उसकी प्रेफरेंस ऑर्डरिंग भी उसी तरह की होनी चाहिए, यानी कि प्रेफरेंस ऑर्डरिंग में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। इसी पर आपकी रीडिंग्स में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एक्सरसाइजेस दे रखी हैं जिनमें स्पेसिफिकली पूछा गया है, तो ये इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। दूसरा जो कंसेप्ट ये है कि प्रिजनर्स डिलेमा की दूसरी जो प्रॉपर्टी है, या दूसरी जो एक तरीके से एलिमेंट है या फीचर है, जो जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि भाई वो प्रिजनर्स डिलेमा गेम है या नहीं है, तो दूसरा है कि वो सिमेट्रिक होता है नेचर में। अब नेचर में सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है? इट मींस इफ प्लेयर्स और पार्टिसिपेंट्स आर इंटरचेंज्ड, then this will not alter the payoffs। मतलब कि अगर आप पार्टिसिपेंट्स को की पोजीशन को चेंज कर दें, यानी कि जहां प्लेयर 1 लिखा है वहां पर प्लेयर 2 लिख दें, और जहां पर प्लेयर 2 लिखा है वहां पर प्लेयर 1 लिखें, तो आपको जो पे ऑफ होगी उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर, जो पिछली क्लास में हमने गेम एनालिसिस किया था प्रिजनर्स डिलेमा का, मैं वही टेबल रिप्रोड्यूस कर रहा हूं फिर से, जस्ट फॉर द सेक कि हम ये दोनों पॉइंट उसमें देख सकें, और फिर आने वाली गेम्स में भी हम उसको देखेंगे, ठीक है जी। आने वाले एग्जांपल्स में भी इसी तरह से हम उसको करेंगे। सपोज हमने यहां लिखा प्रिजनर 2, यहां पर हमारा है प्रिजनर 1, क्विट और फिंक, quit or fink, these were the strategies we had. The payoffs are something like this. इस तरह के ये पे ऑफ्स थे। मैं पूरा गेम इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं कि हम पिछली क्लास में इस पूरे गेम को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं पूरा गेम इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है। मेन उसके पे ऑफ्स ही मैं लिख रहा हूं, उसकी टेबुलर फॉर्म या स्ट्रेटेजिक फॉर्म। तो ये स्ट्रेटेजिक फॉर्म होगी गेम की, स्ट्रेटेजिक फॉर्म को मैं ही उसको लिख रहा हूं, और उसी को हम एनालिसिस करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे। तो इसमें अगर आप देखें, इस गेम में अगर हम देखें,
तो सबसे पहली बात है प्रेफरेंस ऑर्डरिंग सेम होनी चाहिए। तो प्रेफरेंस ऑर्डरिंग हम किस तरह से देखेंगे, तो ध्यान से देखिए, लास्ट क्लास में हमने किया था कि प्लेयर 1 की प्रेफरेंस ऑर्डरिंग क्या है कि वो फिंक करे और दूसरा प्लेयर क्विट करे, ये उसकी प्रेफरेंस ऑर्डरिंग है, क्योंकि उसको सजा सबसे कम होगी, उसको इम्प्रिजनमेंट जो होगी सबसे कम होगी। यहां पर जो पे ऑफ्स हैं ये आप ध्यान में रखना, आपने पे ऑफ्स जो है वो क्या है, ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट है, यानी कि जेल जाने का समय रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे ऑफ्स। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये नहीं रखना कि जीरो हमेशा होगा तो वो प्रेफर्ड होगा। वो जीरो क्या इंडिकेट कर रहा है, ये 1 क्या इंडिकेट कर रहा है, ये 3 क्या इंडिकेट कर रहा है, ये 4 क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट कि पे ऑफ्स किस फॉर्म में गिवन है। हमें यहां पर इस गेम में पे ऑफ्स है ईयर्स ऑफ इंप्रिजनमेंट, इसलिए जो सजा जिसमें जिस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करके हमें सबसे कम सजा मिलेगी वो हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रेफर्ड होगी। इसीलिए इस गेम में जो फिंक है कि प्लेयर 1 फिंक करे और प्लेयर 2 क्विट करे, इस स्ट्रेटेजी को वो सबसे ज्यादा प्रेफर करेगा, क्योंकि इस केस में प्लेयर 1 को जो पे ऑफ मिलेगा वो जीरो, यानी कि उसको सबसे कम सजा, कोई सजा नहीं होगी, वो ही विल बी फ्रीड आउट ऑफ द ऑल दीज मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स में जो इसमें भी उसको कन्विक्ट किया जा रहा है उससे फ्री कर दिया जाएगा उसको। दूसरा क्या होगा, दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है जिसको वो प्रेफर करेगा, जिसमें उससे थोड़ी ज्यादा सजा मिल रही है, जैसे यहां पर 1 साल की सजा मिल रही है, तो यानी कि क्विट विल बी द स्ट्रेटेजी विच विल बी preferred after this think and quit. Similarly we can mark these strategies. Then we have think which will give the 3 years of imprisonment. Then we have the least preferred is if the first player quits and the counterpart thinks, then the first player is going to have 4 years of imprisonment. अब ये एक तरीके से प्रेफरेंस ऑर्डरिंग हो गई स्ट्रेटेजी की, एक्शन प्रोफाइल की। प्रेफरेंस ऑर्डरिंग किस चीज की है, प्रेफरेंस ऑर्डरिंग ऑफ एक्शन प्रोफाइल या स्ट्रेटेजी प्रोफाइल, राइट। प्रेफरेंस ऑर्डरिंग है, ये प्लेयर 1 की है, राइट। इसी तरीके से हम प्लेयर 2 की लिख देते हैं, सेम प्लेयर 2 की भी फिंक क्विट आएगा, जिसमें उसको 0 सजा हो रही है, मतलब कि 1 भी साल की सजा नहीं हो रही, 0 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट मिल रहा है। उसकी भी क्विट होगी जिसमें उसको 1 ही साल की सजा हो रही है। तो कहने का मतलब क्या है, इस गेम में अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों ही प्लेयर्स की जो प्रेफरेंस ऑर्डरिंग है वो सेम आ रही है, राइट, वो सेम आ रही है। आप देखिए स्ट्रेटेजी, जिस स्ट्रेटेजी को इसने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, सबसे ज्यादा प्रेफर किया, सेकंड प्लेयर भी उसी को प्रेफर कर रहा है। जिसको इसने सेकंड पोजीशन पे रखा है इसने भी सेकंड पे रखा है, इसने थर्ड पे इसने भी थर्ड पे, इसने फोर्थ पे इसने फोर्थ पे। उसका कारण क्या है कि उसका कारण यह है कि ये जो एक स्पेशल तरीके का गेम है जिसमें प्लेयर्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि एक दूसरे से बातचीत करके सलाह करके डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और यहां पर दोनों के पास सेम सेट ऑफ स्ट्रेटेजीज है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट इट डाउन कि दोनों के पास सेम सेट ऑफ स्ट्रेटेजीज हैं और सेम क्वांटम ऑफ पे ऑफ्स है। ऐसा नहीं है इसकी फर्स्ट प्लेयर की सबसे कम सजा 0 है और सेकंड प्लेयर की सबसे कम सजा -1 है, ऐसा नहीं है। अगर 0 और -1 होती तो फिर व्हाट डू कॉल इट, इनकी प्रेफरेंस ऑर्डरिंग तो सेम हो जाती है। यहां पर प्रेफरेंस ऑर्डरिंग उस टाइम भी सेम होती है, आगे एग्जांपल आएगा, उस एग्जांपल में आपको मैं दिखाऊंगा करके, और फिर मैं मेंशन भी करूंगा कि भाई ये देखो किस तरह से प्रेफरेंस ऑर्डरिंग सेम है, ठीक है। तो ये गेम में प्रेफरेंस ऑर्डरिंग हमें गिवन है, तो यानी कि यहां पर ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट है, इसलिए प्लेयर्स की प्रेफरेंस ऑर्डरिंग इस तरह की आ रही है कि 0 को सबसे ज्यादा प्रेफर किया,
वन को उसके बाद, थ्री को उसके बाद, फोर्थ को उसके बाद। तो अगर मैं इन दोनों प्लेयर्स की प्रेफरेंस ऑर्डरिंग को ही देखना चाहूं, प्रेफरेंस ऑर्डरिंग की अगर सिर्फ एक टेबल बना दूं, तो वो टेबल मैं किस लिए बना रहा हूं, ये टेबल मैं आपको बनाकर इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आगे जब क्वेश्चन हम करेंगे, उन क्वेश्चंस में जब हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि क्या किसी पर्टिकुलर गेम की प्रेफरेंस ऑर्डरिंग सेम वही है जो प्रेफरेंस ऑर्डरिंग जो प्रिजनर्स डिलीमा की है, तो वहां पर हमारे ये काम आएगी टेबल। इस तरह से डिसीजन लेना, इस टेबल की हेल्प से डिसीजन लेना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब ये देखो, प्लेयर वन की जो फर्स्ट मोस्ट प्रेफर्ड फर्स्ट पोजीशन की जो ऑर्डरिंग है, जिस जो फर्स्ट प्रेफर्ड किया, मोस्ट प्रेफर्ड जो स्ट्रेटेजी है वो फिंक और क्विट है, तो वो कौन से इसमें पड़ रही है, फर्स्ट प्लेयर की ये फर्स्ट। सेकंड पोजीशन पे क्या, क्विट, क्विट ये कहां पड़ रही है, इस वाले उसमें, तो यहां ये सेकंड, ये फर्स्ट प्लेयर के लिए पहले मैं मार्क कर रहा हूं, प्लेयर वन के लिए। उसके बाद क्या है, फिंक, फिंक ये यहां पर आ गई है थर्ड। उसके बाद क्या है, व्हाट डू यू कॉल इट, क्विट और फिंक, क्विट और फिंक यहां फोर्थ, यानी कि ये फोर्थ। इसी तरीके से अगर आप, मैं रेड कलर से प्रेफरेंस ऑर्डरिंग मार्क करूंगा अब सेकंड प्लेयर की, सेकंड प्लेयर की मोस्ट प्रेफर्ड जो फिंक और क्विट है वो फर्स्ट यहां पर आ रही है, ये देखिए यहां पर, तो ये सेकंड प्लेयर की फर्स्ट प्रेफरेंस। सेकंड प्रेफरेंस क्या है, क्विट, क्विट ये सेकंड प्रेफरेंस यहां सेकंड के साथ ही आ रही है। थर्ड प्रेफरेंस क्या है, फिंक, फिंक जो यहां पर आ रही है, तो ये थर्ड प्रेफरेंस है। और फोर्थ प्रेफरेंस क्या है, क्विट, फिंक, तो ये फोर्थ प्रेफरेंस हो गई। अब ये देखिए यहां पर प्रेफरेंस ऑर्डरिंग किस तरह से है, तो स्पेशली इस केस में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी गेम को कंपेयर करिए और बताइए क्या उसकी प्रेफरेंस ऑर्डरिंग प्रिजनर्स डिलीमा की प्रेफरेंस ऑर्डरिंग को मैच करती है, या प्रेफरेंस ऑर्डरिंग के बेस पर क्या इस गेम को हम कह सकते हैं प्रिजनर्स डिलीमा के इक्वलेंट है। तो अगर उसकी भी प्रेफरेंस ऑर्डरिंग इसी तरह से है कि फर्स्ट प्लेयर की ऐसे चल रही है और सेकंड प्लेयर की इस तरह से चल रही है जैसे यहां पर ये मार्क की हुई है, तो फिर हम उसको कह पाएंगे यस इट इज इक्वलेंट टू प्रिजनर्स डिलीमा, कि हाँ ये प्रेफरेंस ऑर्डरिंग के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये गेम प्रिजनर्स डिलीमा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, क्योंकि प्रिजनर्स डिलीमा में ये प्रेफरेंस ऑर्डरिंग है, इसको आपने याद रखना है। हालांकि हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको ये चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली याद होती चली जाएंगी, आपकी मेमोरी में स्टोर होती चली जाएंगी, आपको अलग से एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो प्रेफरेंस ऑर्डरिंग का आई होप इंपॉर्टेंस आपको समझ आया है, और प्रेफरेंस ऑर्डरिंग कैसे हम डिटरमाइन करते हैं किसी गेम की, आई होप यू हैव गॉट इट, कि प्लेयर वन की प्रेफरेंस ऑर्डरिंग कैसे डिटरमाइन की, प्लेयर टू की प्रेफरेंस ऑर्डरिंग कैसे डिटरमाइन की। ठीक है जी। अब सेकंड पॉइंट जो हमें इसमें देखना है, सेकंड पॉइंट क्या देखना है कि सिमेट्रिक इन नेचर, यानी कि प्रेफरेंस ऑर्डरिंग तो चलो है जो है, पर जो प्रिजनर्स डिलीमा गेम होता है वो सिमेट्रिक होता है नेचर में। सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है कि अगर आप प्लेयर्स को, पार्टिसिपेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं उनकी पोजीशन को, तो उससे गेम के पे ऑफ में कोई ऑल्टरेशन करने की जरूरत नहीं होती, कि आपको ऑल्टरेशन नहीं करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं प्लेयर टू को यहां की जगह हॉरिजॉन्टली यानी कि रो फॉर्म में लिखूं, रो रेफरेंस में लिखूं, और प्लेयर वन को कॉलम रेफरेंस में लिखूं, तो मुझे ये टेबल बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट अस सी दैट, लेट्स डू एंड सी दैट, कि वेदर वी आर सपोज टू, कि हमें सचमुच ऐसा करना पड़ रहा है या नहीं। ठीक है जी, लेट अस सी दैट, करके देखते हैं, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे करके देखते हैं। मैं फिर से ये गेम लिख रहा हूं सेम,
मैं गेम लिख रहा हूँ यहाँ पर, सेम वही पे ऑफ लिख रहा हूँ एंड लेट अस चेक कि क्या सिमेट्रिक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रिजनर 2, यहाँ पर मैंने लिखा प्रिजनर 1, यहाँ पर क्विट, ये फिंक, ये क्विट और ये फिंक। पे ऑफ्स मैं उसी तरह से लिख रहा हूं जो ये लिखे हुए, क्योंकि सिर्फ हमें प्रिजनर की पोजीशन चेंज करनी है, सिमेट्री चेक करने के लिए प्रिजनर्स की पोजीशन चेंज करनी है। पे ऑफ्स एज इट इज लिखेंगे और फिर देखेंगे क्या एज इट इज पे ऑफ्स के साथ भी उनकी जो प्रेफरेंस ऑर्डरिंग है उसमें कोई चेंज तो नहीं आ रहा। जैसे यहां पे देखिए, फर्स्ट उसमें लिखा 1,1, then 0,4, then we have 4,0, then we have 3,3। अब इस गेम की हमें सिमेट्री चेक करनी है कि क्या ये सिमेट्रिकल है, क्या इस पे ऑफ इनकी पोजीशन बदलने से क्या इनकी प्रेफरेंस ऑर्डरिंग बदल रही है। क्योंकि अगर इनके पे ऑफ बदलने पड़ेंगे तो फिर प्रेफरेंस ऑर्डरिंग बदलेगी ना। अगर आपको इनके पे ऑफ बदलने नहीं पड़ रहे तो इनकी प्रेफरेंस ऑर्डरिंग नहीं चेंज होगी। जैसे देखिए यहाँ पर, अब आप देखिए यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ कि ताकि आपको प्लेयर 1 और 2 दोनों की प्रेफरेंस ऑर्डरिंग या दिखाई है, उसी को मैं फिर से मार्क करता हूँ यहाँ आपके लिए। प्लेयर 2 हॉरिजॉन्टल है तो प्लेयर 2 की मैं पहले मार्क कर रहा हूँ। प्लेयर 2 की प्रेफरेंस ऑर्डरिंग है फिंक और क्विट, इसको 0 मिल रहा है प्लेयर 2 को, तो फिंक कोमा क्विट इसको 0 ही मिल रहा है। देखिए प्रेफरेंस पे ऑफ्स को हमने नहीं छेड़ा है, पे ऑफ्स को एज इट इज लिखा है जैसे पहले लिखे थे, प्लेयर्स की पोजीशन को सिर्फ चेंज किया है, राइट। ये प्रेफर्ड है। फिर सेकंड क्या है, क्विट 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 कोमा क्विट, ये कितना आ रहा है 1 आ रहा है। फिर थर्ड क्या है, थर्ड प्रेफर्ड है फिंक फिंक, राइट, फिंक कोमा फिंक, ये दे रहा है 3 इयर्स प्रेफर्ड है। फोर्थ क्या है, क्विट फिंक एंड दिस इज 4 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। इसी तरीके से अगर आप लिखो यू फर्स्ट प्लेयर की लिखो तो ये भी क्या आ जाएगी फिंक कोमा क्विट। यू कैन सी दैट कि फिंक कोमा क्विट, अब फर्स्ट प्लेयर की कॉलम के पे ऑफ्स को हम रेफर करेंगे। देन सेकंड इज क्विट कोमा क्विट which is 1 years of imprisonment. Then the third is sorry, then the this is player 1, तो ये 1 आएगा, यहाँ पे जल्दबाजी में गलती हो गई। ये देखिए ये 1, ये फर्स्ट प्लेयर का। देन वी हैव फिंक कोमा फिंक, this will give the 3 years of imprisonment. Then we have what do we call it, quit comma fink, again 4 years। तो you can see clearly कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि इससे प्रेफरेंस ऑर्डरिंग दोनों की चेंज नहीं हुई, यानी कि हमें पे ऑफ बदलने से, उनकी पोजीशन बदलने से पे ऑफ को चेंज करने की जरूरत नहीं है। गेम विल गिव यू द सेम रिजल्ट एज इन अर्लियर केस, यानी कि प्लेयर्स की पोजीशन चेंज करने से गेम के रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एनालिसिस के रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है जी। अभी भी अगर आप देखेंगे तो प्रेफरेंस ऑर्डरिंग जैसे यहां पर हमने लिखी है तो सेम, क्योंकि पे ऑफ्स यही है तो प्रेफरेंस ऑर्डरिंग सेम यही बनेगी जैसी ये बनेगी। आप चाहें तो दोबारा इसको मार्क करके देख सकते हैं। ये देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, इसी तरह से ऑर्डर है इसका। तो मतलब कि जो प्रिजनर्स डिलेमा गेम है वो सिमेट्रिक होती है नेचर में। सिमेट्रिक का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी गेम सिमेट्रिक तब कहलाती है कि उसके पे ऑफ्स को छेड़े बिना अगर प्लेयर्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं हम और उसके रिजल्ट पर कोई फर्क ना पड़े प्लेयर्स की पोजीशन को इंटरचेंज करके, तो वो गेम सिमेट्रिक गेम कहलाती है। जैसा कि हमारे यहां पर है, इस केस में है कि हमने प्लेयर्स की पोजीशन को इंटरचेंज किया, पे ऑफ्स को नहीं छेड़ा, स्ट्रेटजीज को नहीं छेड़ा, सिर्फ प्लेयर्स की पोजीशन को चेंज किया, बट हमारी जो रिजल्ट है वो सेम है। प्रेफरेंस ऑर्डरिंग विल रिमेन द एज इट इज, मतलब इंटैक्ट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है जी। तो ये एक तरीके से प्रिजनर्स डिलेमा का गेम था कि कैसे आप सिमेट्री चेक करते हैं। अब मैं एक चीज की इंपॉर्टेंस आपको बताना चाहूंगा। जैसे मैंने ये कहा कि भाई जो गेम है
उसमें पे ऑफ्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्ट्रेटेजीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, प्लेयर पार्टिसिपेंट्स का बिहेवियर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, हमें अब क्या देखना है, अब हमें ये सीखना है कि जैसे कि यहां तो पे ऑफ्स हमें रिप्रेजेंट कर रहे थे ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, कई बार ये प्रिजनर्स डिलेमा की गेम को आपको रिप्रेजेंट करेगा वो ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट नहीं लिखेगा। देखो लिखा उसने यहां पर भी नहीं है, अगर आप अपनी रीडिंग्स पढ़ेंगे और रीडिंग्स में क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसमें ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट का जिक्र वो नहीं कर रहा है कि यहाँ पर उसके ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट इतने 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 हैं। ये हमने बुक के क्वेश्चन से ही एक्सट्रैक्ट किया है कि भाई वो 4 साल की सजा मिलेगी, 3 साल के लिए जेल जाएगा, तो यानी कि पे ऑफ हमारे ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर यही प्रिजनर्स डिलेमा की गेम हमने रिप्रेजेंट की होती, जो कि आपके रीडिंग्स में एग्जाम्पल के तौर पर दी हुई है, आप देखेंगे तो वहां पर प्रेफरेंस ऑर्डरिंग इस तरह से दे रखी है कि प्रिजनर डिलेमा, प्रिजनर सेकंड, इधर है प्रिजनर फर्स्ट, स्ट्रेटेजी सेम वही है, क्विट और फिंक, क्विट और फिंक। पे ऑफ जो दिए हुए वो कुछ इस तरह से दिए हुए हैं, 3 2 3 0, देन 0 3, देन 1 1। अब देखिए यहां पर हमने 0 को सबसे पहले प्रेफर्ड किया है, राइट? क्यों? क्योंकि यहां पे ऑफ थे ईयर्स ऑफ इनप्रिजनमेंट। अब दूसरा जो वो एग्जाम्पल दे रहा है उसमें यहां पे ऑफ जो हैं वो ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर यहां पर पे ऑफ ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट है तो इस गेम की प्रेफरेंस ऑर्डरिंग चेंज हो जाएगी, यानी कि जो प्रेफरेंस ऑर्डरिंग यहां पर हमने ये बनाई है ये प्रेफरेंस ऑर्डरिंग नहीं रहेगी अगर यहां ये पे ऑफ ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट है। तो ये क्या है फिर यहां पर, इस गेम में पे ऑफ्स जो दिए हुए हैं, पे ऑफ्स हैं एक तरीके के सेटिस्फैक्शन की फॉर्म में, मान सकते हो। ये गेम में आपकी रीडिंग्स में नहीं लिखा है ये सेटिस्फैक्शन है, ये मैं बता रहा हूं कि ये सेटिस्फैक्शन के फॉर्म में भी हो सकते हैं या गेन्स की फॉर्म में हो सकते हैं, उनको कितना गेन, कितना फायदा महसूस हो रहा है। यानी कि यहां पर गेम क्या है कि अगर प्लेयर 1 फिंक करे और प्लेयर 2 क्विट करे तो प्लेयर 1 को 3 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या 3 गेन्स मिल रही है या 3 कोई भी यूनिट, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो मैंने ये सेटिस्फेक्शन इसीलिए लिखा है क्योंकि बुक में आपकी रीडिंग्स में जो है उसके साथ यूनिट कोई लगाई नहीं थी, तो इट इज बेस्ट टू रिप्रेजेंट द प्रेफरेंस इन द ऑर्डिनल फॉर्म। ऑर्डिनल फॉर्म में हमें करना है क्योंकि उसको हम रैंकिंग करनी है, ठीक है ना? तो इसलिए ऑर्डिनली हमने इसको सेटिस्फेक्शन मान लिया कि ये सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करिए, 3 यूटिल्स, ये 2 यूटिल्स, ये 1 यूटिल, ये 0 यूटिल। तो इसका मतलब जो स्ट्रेटेजी, यानी कि इस गेम में अगर आप देखो तो अगर प्लेयर 1 की हम प्रेफरेंस ऑर्डरिंग बनाए तो क्या हो जाएगा, फिंक कॉमा क्विट, क्योंकि वो 3 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रही है। इसी तरीके से अगर हम बनाए क्विट कॉमा क्विट तो ये 2, क्योंकि ये 2 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रही है। उससे कम सेटिस्फेक्शन कौन दे रहा है, कौन सी स्ट्रेटेजी प्रोफाइल दे रही है, फिंक कॉमा फिंक, दैट इज 1 यूटिल्स। और सबसे कम सेटिस्फेक्शन कौन दे रहा है, क्विट कॉमा फिंक, दिस इज 0 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो अब देखो गेम वही है प्रिजनर्स डिलेमा का ही, प्रेफरेंस ऑर्डरिंग वही आई है फर्स्ट प्लेयर की जो पहले थी। आप ये देखिए हम कर चुके हैं, तो आई होप यू विल बी गेटिंग द सेम प्रेफरेंस ऑर्डरिंग वही है। सिर्फ क्या है कि जो पे ऑफ्स हैं, पे ऑफ्स किस फॉर्म में गिवन है वो बदल गया है। यानी कि आपकी प्रिजनर्स डिलेमा के गेम में आपकी प्रेफरेंस ऑर्डरिंग डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ये उसका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है विच इज बीइंग रिक्वायर्ड इन अ गेम टू बी कॉल्ड एज प्रिजनर्स डिलेमा। उसकी प्रेफरेंस ऑर्डरिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। ऑर्डर के लिए जो पे ऑफ्स हैं उसको आप चाहे किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, चाहे सेटिस्फेक्शन या गेन्स की फॉर्म में करें या ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट की फॉर्म में करें। ठीक है जी। सेकंड प्लेयर की चेक कर लेते हैं, तो सेकंड प्लेयर की भी क्या है, सेम ही है, फिंक कॉमा क्विट 3 इयर्स, ये रहा यहां पर फर्स्ट,
ग्रेटर देन सेकंड प्लेयर का क्या है, क्विट कॉमा क्विट 2 years, ये रहा यहाँ पर, ये सेकंड है। प्लेयर 2 की नेक्स्ट है फिंक कॉमा फिंक, तो ये 1 यूटिल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, ये यहाँ रहा, राइट। देन सेकंड प्लेयर का व्हाट डू यू कॉल इट, क्विट कॉमा फिंक, क्विट कॉमा फिंक, तो ये 0 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो अगेन देखिए यहां पर हमने पे ऑफ्स बदल दिए हैं, पर प्रेफरेंस ऑर्डरिंग चेंज नहीं हुई है। प्रेफरेंस ऑर्डरिंग जो है वो सेम है एक्शन प्रोफाइल्स की, कि जिस एक्शन प्रोफाइल को वो पहले फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहा था, अभी भी उसी एक्शन प्रोफाइल को फर्स्ट दे रहा है। पहले जिस एक्शन प्रोफाइल को उसने सेकंड रैंक किया था, अभी भी उस एक्शन प्रोफाइल को सेकंड रैंक की मिल रही है। दोनों प्लेयर के रेफरेंस में मैं बता रहा हूं। थर्ड एक्शन, जिस एक्शन प्रोफाइल को थर्ड रैंक दी गई थी, अभी भी थर्ड रैंक है। जिस एक्शन प्रोफाइल को फोर्थ रैंक थी, अभी भी फोर्थ रैंक है। पे ऑफ्स बदल गए हैं। पे ऑफ्स क्यों बदले हैं? क्योंकि यहां पर पे ऑफ्स ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट की फॉर्म में गिवन है, और यहां पर पे ऑफ सेटिस्फेक्शन या गेन्स की फॉर्म में गिवन है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई इसमें डाउट रह जाता है तो आगे हम क्वेश्चन करेंगे, हो सकता है उसमें और क्लियर हो। उसके बाद भी रहे तो आप कमेंट लिखिए। मैं अगली क्लास में, अगर मैंने अगला लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले अगर मैंने उन कमेंट्स को पढ़ा तो मैं जरूर आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इनटू माय लेक्चर, राइट। तो ये है। अब क्योंकि इसमें प्रेफरेंस ऑर्डरिंग नहीं चेंज हुई है, तो आप इसको देखना, चेक करिए, इसको चेक करके देखिए क्या ये सिमेट्रिक भी है। ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं इस क्वेश्चन का, कि इसको आप चेक करके देखें और क्या कहते हैं कि कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें जब आप करें कि क्या ये सिमेट्रिक निकला ये गेम या नहीं। तो आप पाएंगे कि ये सिमेट्रिक भी है नेचर में, प्रिजनर 2 को और 1 को हमने, क्यों? क्योंकि दोनों के ही पे ऑफ्स की क्वांटम भी सेम है, पे ऑफ्स का ऑर्डर भी सेम है, पे ऑफ्स की क्वांटम भी सेम है दोनों ही गेम्स में। तो इसलिए ये गेम सिमेट्रिक भी है और इसकी प्रेफरेंस ऑर्डरिंग भी डिस्टर्ब नहीं हुई है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। अब इतना समझने के बाद अब हम क्या करेंगे, कुछ आपके रीडिंग्स में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस गिवन है या कुछ एक्सरसाइजेस जो गिवन है जिन पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, और जिन पर बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, अब हम उनको करेंगे। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे। लेट अस ट्राई एंड डू दैट। देखिए गेम पढ़ते हैं। गेम का नाम है वर्किंग ऑन अ जॉइंट प्रोजेक्ट, कि ये कोई जॉइंट प्रोजेक्ट है। ये इस तरह की सिचुएशन है जब आप मिलकर किसी काम को करते हैं। आपने देखा होगा जो बच्चे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं या अदरवाइज जो कोई वर्किंग होगा, तो कई बार क्या होता है, आपको क्लास में टीचर प्रोजेक्ट देता है और प्रोजेक्ट में वो आपकी टीम बना देता है। टीम में 2 मेंबर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ गेम थ्योरी पढ़ रहे हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गेम, स्ट्रेटेजिक फॉर्म ऑफ गेम पढ़ रहे हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है 2 ही पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए, उस गेम को हम स्ट्रेटेजिक फॉर्म में या नॉर्मल फॉर्म में आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम फिर 2 ही पार्टिसिपेंट्स लेकर चलेंगे। चलिए गेम को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने सिचुएशन आपको बताई कि किस तरह की सिचुएशन में इस गेम को आप और हम व्हाट डू यू कॉल इट रिप्रेजेंट करें, किस तरह की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले कहता है कि यू आर वर्किंग विद अ फ्रेंड ऑन अ जॉइंट प्रोजेक्ट, कि आप अपने एक फ्रेंड के साथ जॉइंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है जी। ईच ऑफ यू कैन आइदर वर्क हार्ड और गूफ ऑफ, यानी कि एक तरीके से ये हमारे लिए एक्शन प्रोफाइल या एक्शन सेट या स्ट्रेटेजी सेट हमें बता दिया गया कि एक एक्शन है वर्क हार्ड, दूसरा एक्शन है गूफ ऑफ, राइट। तो वर्क हार्ड को मैं W लिख देता हूं और गूफ ऑफ के लिए मैं G रिप्रेजेंट करता हूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन, ताकि बार बार वर्क हार्ड लिखना और गूफ ऑफ लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, ठीक है। डिफिकल्ट इन द सेंस कि स्पेस ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो क्योंकि हमें गेम समझना है, तो वर्क हार्ड को मैं W से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, गूफ ऑफ को मैं G से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, राइट। आगे क्या कहता है, इफ योर फ्रेंड वर्क्स हार्ड, कि आपका फ्रेंड तो हार्ड वर्क कर रहा है, देन यू प्रेफर टू गूफ ऑफ। गूफ ऑफ मीन्स कि आप एक तरीके से आम भाषा में कहे तो हम काम करना नहीं चाह रहे हैं, काम चोरी करना चाह रहे हैं। एक तरीके से हम चाह रहे हैं कि चल वो कर तो रहा है, करने दो उसको मेहनत,
मैं साथ में खड़ा हो जाऊंगा। होता है ना ऐसा कई बार कि आप कहते हो कि यार मुझसे तो नहीं हो रहा, तो जो टीम में मेंबर हो कहता है चल रहा मैं कर देता हूँ। तो उसको गूफ ऑफ बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है, कि आप काम चोरी करना चाह रहे हैं, आम भाषा में हम कह सकते हैं, ठीक है। द आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट वुड बी बेटर इफ यू वर्क हार्ड टू, बट द इंक्रीमेंट इन इट्स वैल्यू टू यू इज नॉट वर्थ द एक्स्ट्रा एफर्ट। अब देखो, आपका दोस्त मेहनत कर रहा है, आप काम चोरी करना चाह रहे हो। बेहतर तो ये होता, आगे क्या बता रहा है गेम में, कहता है भाई बेहतर तो ये होता कि आप भी मेहनत करते, आपका दोस्त भी मेहनत करे, यानी कि दोनों वर्क हार्ड करो, और गेम का रिजल्ट जो आपके प्रोजेक्ट का जो आउटकम होगा वो ज्यादा बेटर हो सकता है, ठीक है, इंप्रूव्ड वर्जन हो सकता है। कहता बट क्योंकि आपकी प्रेफरेंस किस पे बेस्ड है, कि भाई जो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट करूंगा उससे जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट से मेरी परफॉर्मेंस पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कहता है जैसा उसको मिलेगा और नंबर वैसे मुझे मिल जाएंगे। अगर वो बेहतर कर रहा है, मेहनत से कर रहा है, उसको 10 में से 8 देगी मैडम, तो मेरे भी 8 ही लगेंगे, क्योंकि हमारा जॉइंट प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं कि मेरे 5 लग जाएंगे। तो वो सोचता है कि भाई मैं एक्स्ट्रा एफर्ट करूं, तो वो क्या एफर्ट कर तो रहा है, चल रिजल्ट उतना ही है। यानी कि आपकी साइकोलॉजी, आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इस तरह का है, वो ये बताना चाह रहा है इसके थ्रू, ठीक है जी। आगे कहता है यू प्रेफर द आउटकम ऑफ योर बोथ वर्किंग हार्ड टू द आउटकम ऑफ योर बोथ गूफिंग ऑफ, कि आपको वो आउटकम जिसमें आप दोनों हार्ड वर्क कर रहे हो, दोनों मेहनत कर रहे हो, वो आपको ज्यादा पसंद है तुलना में कि आप दोनों गूफ ऑफ कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जब आप दोनों गूफ ऑफ करोगे, ना तो वो कुछ काम करेगा और ना आप कुछ काम करोगे, आप भी काम चोरी कर रहे हो, वो भी काम चोरी है, वो भी करना नहीं चाह रहा, आप भी करना नहीं चाहते, तो उससे कोई रिजल्ट तो नहीं आना, आपका ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश नहीं होगा, आपका टारगेट्स अचीव नहीं होंगे। तो इसलिए आप वर्क हार्ड को ज्यादा प्रेफर कर रहे हो और गूफ ऑफ को कम प्रेफर कर रहे हो। ये आपकी सेकंड एक तरीके की प्रेफरेंस हो गई, मतलब एक तरीके की, ये एक आपकी प्रेफरेंस ऑर्डरिंग इसमें बताई जा रही है। द वर्स्ट आउटकम फॉर यू इज दैट यू वर्क हार्ड, आपके लिए सबसे बुरी परिस्थिति क्या होगी कि आप तो मेहनत कर रहे हो, एंड योर फ्रेंड गूफ्स ऑफ, कि आप तो मेहनत कर रहे हो, आपका फ्रेंड आराम से बैठा है, तो यू विल फील एक्सप्लॉइटेड। तो दैट मीन्स ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट विल फील एक्सप्लॉइटेड। ये दोनों ही पार्टिसिपेंट्स की सोच को बता रहा है, दोनों ही पार्टिसिपेंट्स के व्हाट डू यू कॉल इट, प्रेफरेंस ऑर्डरिंग को बता रहा है कि किस तरह से वो डिसीजन लेते हैं, किस चीज को वो बेहतर पसंद करते हैं, किसको वो कम पसंद करते हैं। अब यहां उसने इस गेम में उसने हमें पे ऑफ्स नहीं दिए कि किसके कितने पे ऑफ्स हैं। तो जब इस तरह से किसी गेम में पे ऑफ्स वो ना लिखे कि वो पे ऑफ्स किस तरह के हैं, तो वहां हमें हाइपोथेटिकली अपने मन से कुछ नंबर्स लिखने पड़ेंगे, और वो नंबर लिखने के लिए हमें इनकी प्रेफरेंस ऑर्डरिंग जानना जरूरी होता है, ठीक है जी। तो कैसे उसको करते हैं, लेट अस ट्राई एंड सी दैट। अभी तक हमने गेम पढ़ा, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, इफ योर फ्रेंड हैज द सेम प्रेफरेंस, कि भाई ये आपकी प्रेफरेंस थी, अगर आपके फ्रेंड की प्रेफरेंस भी इसी तरह की हो, देन चेक एंड जस्टिफाई वेदर द अबव गेम इज सेम एज प्रिजनर्स डिलेमा एंड द ओनली डिफरेंस इन द नेम ऑफ द एक्शंस। कि अगर आपकी प्रेफरेंस भी इसी तरह, आपकी और आपके फ्रेंड की प्रेफरेंस इसी तरह की है, तो आप ये चेक करो और जस्टिफाई करो कि जो ये गेम है ये प्रिजनर्स डिलेमा की तरह ही है गेम, और सिर्फ यहां पर स्ट्रेटेजी के नेम बदले हैं, बाकी प्रेफरेंस ऑर्डरिंग और सिमेट्रिक नेचर नहीं बदला है। वो ये कह रहा है, ये मतलब है यहां पर कि वो डिफरेंस है किसके, सिर्फ नाम बदले हैं एक्शंस के। क्विट और थिंक की तरह वर्क हार्ड और गूफ ऑफ आ गया है। तो लेट अस ट्राई एंड सी दैट अपनी मर्जी से, क्योंकि प्रिजनर्स डेलिमा गेम में प्रेफरेंस ऑर्डरिंग ये थी, तो हम देखते हैं पहले कि जो सबसे ज्यादा प्रेफर्ड है एक्शन, वो प्रेफर्ड कौन सा एक्शन है, ठीक है जी। तो सबसे पहला प्रेफर्ड एक्शन क्या है, इफ योर फ्रेंड वर्क्स हार्ड देन यू प्रेफर टू गूफ ऑफ, कि जब आप तो गूफ ऑफ कर रहे हो, यानी कि मैं यहां लिख देता हूं वर्क हार्ड, चलिए इस गेम को
करने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं फ्रेंड 2, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं मैं फ्रेंड 1, यहां पर लिख देता हूं वर्क हार्ड फॉर W एंड G फॉर goof off, दिस इज वर्क हार्ड एंड दिस इज G फॉर goof off। अब क्या है, मेरी सबसे प्रेफर्ड स्ट्रेटेजी क्या है? सबसे प्रेफर्ड स्ट्रेटेजी क्या कह रहा है? इफ योर फ्रेंड वर्क्स हार्ड देन यू प्रेफर टू goof off, कि आपका फ्रेंड तो हार्ड वर्क करेगा और आप goof off कर रहे हो, ये आपको सबसे ज्यादा संतुष्टि देता है, राइट? तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रेफरेंस ऑर्डरिंग के अकॉर्डिंगली, जो हमारी प्रेफरेंस ऑर्डरिंग थी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो मैं यहां क्या लिखूंगा? प्रेफरेंस ऑर्डरिंग यहां मैं लिख लेता हूं, प्रिजनर्स डिलेमा की प्रेफरेंस ऑर्डरिंग जो थी, जस्ट फॉर द सेक कि हम जो हाइपोथेटिकल वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे तो वो वैल्यूज किस बेस पे करेंगे? यहां पर फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है जी। ये फर्स्ट प्लेयर का है। सेकंड प्लेयर का क्या होता है? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ पोजीशन, ठीक है जी। लेट अस सी दैट। तो सबसे ज्यादा प्रेफर्ड क्या है? प्रेफरेंस ऑर्डरिंग में क्या है? सबसे ज्यादा प्रेफर्ड क्या है? ध्यान से देखिए, प्लेयर 1 की प्रेफरेंसेस मैं लिख रहा हूं डार्क ब्लू कलर से। कहता है इफ योर फ्रेंड वर्क्स हार्ड देन यू प्रेफर टू goof off, यानी कि आपको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। तो यानी कि हम पे ऑफ्स को मैं यहां लिख देता हूं किसकी फॉर्म में? सेटिस्फैक्शन की फॉर्म में, ठीक है। कि जब आपका दोस्त काम कर रहा है, क्योंकि यहां इंप्रिजनमेंट तो हम कर नहीं सकते, तो इसलिए मैंने सेटिस्फैक्शन पकड़ लिया एक तरीके से, सेटिस्फैक्शन या गेन्स हम देख लीजिए, ठीक है जी। तो सेटिस्फैक्शन हम लेकर चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये चीज आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी। तो यानी कि जब आप यहां पे ऑफ लिखेंगे, क्योंकि यहां पे ऑफ हमें गिवन नहीं है, हम पे ऑफ लिखेंगे ये गेम में जो प्रेफरेंस ऑर्डरिंग दे रखी है उसके हिसाब से। तो यानी कि इसको जो हम नंबर देंगे सेटिस्फेक्शन का, यूटिलिटी का, वो नंबर हम ऐसा देंगे कि जो बाकी स्ट्रेटजी से सबसे ज्यादा होगा। मान लीजिए मैंने इसको नंबर दे दिया यहां पर 4, ठीक है जी। उसके बाद यानी कि ये मोस्ट प्रेफर्ड स्ट्रेटजी हो गई प्लेयर 1 की, ठीक है जी। अब प्लेयर 1 की अगली स्ट्रेटजी क्या कहता है? यू प्रेफर द आउटकम ऑफ योर बोथ वर्किंग हार्ड टू द आउटकम ऑफ योर बोथ गूफिंग ऑफ, कि आप दोनों गूफ ऑफ करो उससे बेहतर आपको पसंद है आप दोनों वर्क हार्ड करो। तो कौन से कॉलम में है या कौन से सेल में है या कौन सी व्हाट डू यू कॉल इट, ब्लॉक में है, जहां पर दोनों प्लेयर्स वर्क हार्ड कर रहे हैं? ये यानी कि वर्क हार्ड को आप ज्यादा प्रेफर कर रहे हो गूफ ऑफ से। यहां गूफ ऑफ आना है दोनों का, यहां वर्क हार्ड। तो यहां जो मैं नंबर दूंगा वो ज्यादा दूंगा तुलना में यहां जो मैं नंबर दूंगा उसकी, राइट। अब क्योंकि यहां नंबर मुझे अपनी मर्जी से देने हैं, इसलिए मैंने 4 3 2 1 दे दिया, 4 3 2 दे दिया, कि भाई जो मुझे आसान लगा, क्योंकि मेरे माइंड की फंक्शनिंग वर्किंग जो है मुझे वो अंडरस्टैंडिंग में आसान लगता है, तो मैंने आसान दे दिया, ठीक है जी। मैंने ये नंबर दे दिए। फिर क्या कहता है अगली? क्या कहता है? द वर्स्ट आउटकम फॉर यू इज दैट यू वर्क हार्ड एंड योर फ्रेंड गूफ्स ऑफ, कि आप तो वर्क हार्ड करो और आपका फ्रेंड गूफ ऑफ करे, तो यानी कि आपको उसमें जीरो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। लेट अस सी दैट, लेट अस राइट इट लाइक दिस, कि कोई उसमें सेटिस्फेक्शन है, आपकी तो दुर्गति हो रही है उसमें, यानी कि आपको तो बड़ा बुरा लग रहा है। इसी तरीके से क्या कहता है वो, कि इफ योर फ्रेंड हैज सेम प्रेफरेंस देन चेक। अब हमें अपने फ्रेंड की भी सेम प्रेफरेंस यही है, यानी कि वो भी प्रेफर करेगा गूफ ऑफ। जब वो गूफ ऑफ करे और काउंटर पार्क वर्क हार्ड करे तो उसके में 4 यहां पर आ जाएगा। वो प्रेफर करेगा कि जब वो दोनों वर्क हार्ड करे उसको ज्यादा प्रेफर करा तुलना में दोनों गूफ ऑफ करे। और यहां पर वो उसको वर्स्ट प्रेफर करेगा
जब जो उसको सबसे लीस्ट प्रेफर करेगा, जब वो तो वर्क हार्ड कर रहा है और उसका काउंटर पार्ट जो है वो गूफ ऑफ कर रहा है, तो उसको जीरो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो आप देखो कि ये गेम की प्रेफरेंसेस, यानी कि जो स्ट्रेटजी एक्शन प्रोफाइल्स की जो प्रेफरेंसेस जिस तरह से इस गेम में एक्सप्रेस की गई हैं, हमने सिर्फ उनको न्यूमेरिकली मार्क्स एलोकेट करके, न्यूमेरिकल वैल्यूज एलोकेट करके सिर्फ गेम की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। और ये गेम रिप्रेजेंट करते वक्त आपको अब समझ आ गई होगी कि हमने प्रेफरेंस ऑर्डरिंग, देखो इसकी वही है जो प्रिजनर्स डिलेमा में थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आप इसको लिख के भी देख सकते हैं। यहां पर आप U1 को लिखेंगे तो GW is most preferred as compared to what do you call it, W comma W is preferred as compared to goof off comma goof off is preferred as compared to what do you call it, work hard and goof off, that will give you the zero satisfaction. सेम इसी तरह से सेकंड प्लेयर की मार्क कर दीजिए, उसका भी आएगा goof off work hard fourth, for मतलब कि फर्स्ट प्रेफरेंस, then you have work hard is the second, because your preference and your friend's preferences are same, it is given in the question, right? आप ये देखिए, आप इसी तरीके से आप goof off सेकंड, और आप इसको देखिए वर्क हार्ड और goof off ये जीरो। तो आप देखिए प्रेफरेंस ऑर्डरिंग चेंज नहीं हो रही। तो एज फार एज प्रेफरेंस ऑर्डरिंग इज कंसर्न, दिस गेम यानी कि गेम ऑफ वर्किंग ऑन अ जॉइंट प्रोजेक्ट इज इक्वलेंट टू द प्रिजनर्स डिलेमा, इज सेम एज द प्रिजनर्स डिलेमा। सो व्हाट वी कैन राइट इज, फर्स्ट पार्ट का आंसर हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट के लिए हम आंसर में लिखेंगे, आंसर को हम लिखेंगे कि एज फार एज preference ordering is concerned, the game working on joint project is same as prisoners dilemma and only differs in the name of actions, in the name of actions, एक्शंस का नाम बदला है। अगर मैं यहां पर क्विट और फिंक लिख दूं, यानी कि वॉर की जगह मैं क्विट लिखूं, ओ सॉरी वॉर कह रहा हूं, वर्क हार्ड की जगह मैं क्विट लिखूं और गूफ ऑफ को मैं फिंक से रिप्लेस कर दूं, तो आप ये देखिए प्रिजनर्स डिलेमा की गेम है, सेम वही है। अब आप देखो, क्योंकि दोनों प्लेयर्स की प्रेफरेंस ऑर्डरिंग सेम है, सेम प्रेफरेंसेस हैं, पे ऑफ्स की जो क्वांटम है वो सेम है दोनों प्लेयर्स के लिए, इसलिए ये सिमेट्रिक भी है। इट इज ऑल्सो सिमेट्रिक इन नेचर, हम ये भी लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो सिमेट्रिक इन नेचर। हम लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो सिमेट्रिक इन नेचर। देखिए आप फ्रेंड टू को यहां लिखिए, फ्रेंड वन को यहां लिखिए, आपको ये चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सिमेट्रिक भी है नेचर में, इट इज ऑल्सो सिमेट्रिक इन नेचर, इट इज ऑल्सो सिमेट्रिक इन नेचर, ये सिमेट्रिक भी है नेचर में। क्या आई होप ये क्वेश्चन समझ आया, फर्स्ट पार्ट आपको समझ आया क्या है। अगला क्या कहता है, आगे क्या कहता है, फॉर्मुलेट अ स्ट्रेटेजिक गेम। अब देखो, अब ये आगे की बात कहता है फॉर्मुलेट अ स्ट्रेटेजिक गेम that models a situation in which two people work
on a joint project in the case that their preferences are the same as those in game above except कि उनकी सारी प्रेफरेंसेस सेम हैं जो ऊपर वाले गेम में जैसे थी, एक्सेप्ट एक प्रेफरेंस बदली है सिर्फ, ईच पर्सन प्रेफर्स टू वर्क हार्ड देन टू गूफ ऑफ व्हेन द अदर पर्सन वर्क हार्ड। कि भैया ऐसा है कि सिर्फ एक प्रेफरेंस बदली है, जैसे यहां पर क्या था कि ये जो लाइन लिखी थी यहां पर, यू प्रेफर आउटकम ऑफ योर बोथ वर्किंग हार्ड टू द आउटकम ऑफ योर बोथ गोफिंग ऑफ। कहता है सिर्फ ये चीज बदली है। यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आप गेम फॉर्मुलेट कीजिए कि एक्सेप्ट कि आपकी सारी प्रेफरेंस हुई है एक्सेप्ट दैट ईच पर्सन प्रेफर्स टू वर्क हार्ड देन टू गूफ ऑफ व्हेन द अदर पर्सन वर्क हार्ड। यानी कि जब दूसरा पर्सन मेहनत करता है तो पहला पर्सन भी मेहनत करता है, वो गूफ ऑफ नहीं करता है, राइट। तो एक तरीके से हम मेहनत करना ही पसंद करता है, यानी कि मेहनत करता है तो उसी से उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। वो गूफ ऑफ नहीं कर रहा है, ठीक है। लेट अस ट्राई एंड सी दैट इस गेम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप देखिए यहां पर फ्रेंड 2, ये सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। ये ऊपर हमने अभी ये फर्स्ट पार्ट किया था इस क्वेश्चन का, अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट करें ये फ्रेंड 2 और ये फ्रेंड 1, ये वर्क हार्ड, ये गूफ ऑफ, ये वर्क हार्ड, ये गूफ ऑफ, राइट। अब इस केस में भी हम जो पे ऑफ्स लिखेंगे, पे ऑफ्स हम लिखेंगे किसकी फॉर्म में, सेटिस्फैक्शन या गेन्स की फॉर्म में। सेटिस्फैक्शन या गेन्स की फॉर्म में हम पे ऑफ्स लिखेंगे। कैसे, पहले क्या था अब क्या है, अब चेंज क्या आया, चेंज ये आया बाकी प्रेफरेंस सेम वही है। यानी कि एक प्लेयर को सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है कि जब वो तो गूफ ऑफ कर रहा हो और दूसरा वर्क हार्ड कर रहा हो। मतलब अब जो प्लेयर है उसको मेहनत करना ज्यादा पसंद है गूफ ऑफ करने से। अगर मेरा काउंटर पार्ट हार्ड वर्क कर रहा है तो मुझे भी हार्ड वर्क ही करना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब मोस्ट प्रेफर्ड ये हो गई कि अब काउंटर पार्ट वर्क हार्ड कर रहा है तो वो भी वर्क हार्ड करना चाह रहा है। तो यानी कि जो मेरी प्रेफरेंस ऑर्डरिंग है अब इसमें इसके हिसाब से चलेगी, यानी कि मेरी प्रेफरेंस ऑर्डरिंग सिर्फ इसी बात से बदल जाती है कि अब मैं, मेरा अगर काउंटर पार्ट वर्क हार्ड कर रहा है तो मैं भी मेहनत करना ही पसंद कर रहा हूं, ठीक है। अगर वो मेहनत कर रहा है तो मुझे भी मेहनत करना ही ज्यादा पसंद है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर ये मेहनत कर रहा है तो ये भी मेहनत है, तो इसको वो फर्स्ट प्रेफरेंस देगा, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, मैं इसकी पहले प्रेफरेंस ऑर्डरिंग लिख देता हूं। प्रेफरेंस ऑर्डरिंग किस तरह से बदलेगी, फ्रेंड 1 फ्रेंड 2। अब उसने क्या बोला यहां पर क्वेश्चन में, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि अब उसे वर्क हार्ड, अगर उसका काउंटर पार्ट हार्ड वर्क कर रहा है तो उसे भी हार्ड वर्क करना ही ज्यादा पसंद है। पहले क्या था कि अगर उसका काउंटर पार्ट हार्ड वर्क कर रहा है तो उसे गूफ ऑफ करना ज्यादा पसंद था, पर अब ऐसा नहीं है। अब वो हार्ड वर्क कर रहा है सामने वाला तो उसको भी हार्ड वर्क करना ज्यादा पसंद है, यानी कि उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस ये बन गया है, व्हाट डू कॉल इट, वर्क हार्ड। यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस यहां आ जाएगी, बाकी सेम रहेंगी ऐसी। ये फर्स्ट बन गई, ये सेकंड बनेगी, क्योंकि अगर फर्स्ट चेंज हुई है तो सेकंड ऑब्वियस बात है चेंज रहेगी। थर्ड एज इट इज बन जाएगी,
सॉरी ये सेकंड यहां पर थर्ड एज इट इज रहेगी और फोर्थ एज इट इज रहेगी। इसी तरीके से प्लेयर टू की, क्योंकि गेम सिमेट्रिक है, प्लेयर टू की भी फर्स्ट प्रेफरेंसेस यही रहेगी, क्योंकि दोनों प्लेयर्स की प्रेफरेंसेस सेम है। ये सेकंड बन जाएगी, फर्स्ट और सेकंड की पोजीशन बदलेगी। ये थर्ड एज इट इज रहेगी, फोर्थ एज इट इज रहेगी। तो अब ये देखिए यहां पर अगर आप देखें ध्यान से, तो पे ऑफ जो हम लिखेंगे, जो फर्स्ट प्रेफरेंस है उसको हम सबसे ज्यादा नंबर दे देंगे, जैसे मान लो 3 दे दिया, फिर इसको सेकंड वाली को इससे कम दे दिया, नंबर 2 दे दिया, थर्ड में इससे कम दे दिया, 1 दे दिया, फोर्थ को उससे कम दे दिया, 0 दे दिया। अब ऐसे ही प्लेयर टू के लिए मार्क कर दीजिए। प्लेयर टू की भी फर्स्ट ये है सॉरी। तो थर्ड नंबर, तीन तीन नंबर का सेटिस्फेक्शन, 3 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन हमने एलोकेट कर दिया। सेकंड प्रेफरेंस ये है तो इसको इसको 2 कर दिया। थर्ड प्रेफरेंस ये है तो इसको 1 कर दिया। फोर्थ ये है तो इसको 0 कर दिया। तो अब ये देखिए आप यहाँ पर कि अब हमने ये गेम जो रिप्रेजेंट किया है, इस गेम की रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ आपको ये लर्न करना है इस क्वेश्चन से कि जैसे ही आप प्रेफरेंस ऑर्डरिंग बदलते हैं, यानी कि आपके प्रेफरेंस किस चीज को आप ज्यादा प्रेफर कर रहे हो, किसको कम, जैसे ही आपकी ये प्रेफरेंस ऑर्डरिंग बदली, आपकी पूरी गेम की प्रेफरेंस ऑर्डरिंग चेंज हो गई। तो आगे क्या कहता है कि भाई एक फॉर्मुलेट करो गेम जिसमें ये बदल जाए और प्रेफरेंस ऑर्डरिंग चेंज हो जाए। तो अब यह देखिए ये हमने उस गेम को रिप्रेजेंट कर दिया है, इसमें प्रेफरेंस ऑर्डरिंग चेंज हो चुकी है। तो ये प्रिजनर्स डिलेमा को नहीं रिप्रेजेंट कर रही। क्यों? क्योंकि प्रिजनर्स डिलेमा को एज फार एज प्रेफरेंस ऑर्डरिंग इज कंसर्न, एज फार एज प्रेफरेंस ऑर्डरिंग इज कंसर्न, ये गेम प्रिजनर्स डिलेमा को नहीं कर रही। हाँ ये भी सिमेट्रिक है नेचर में। नेचर में सिमेट्रिक क्यों है? कि पे ऑफ्स का क्वांटम सेम है दोनों प्लेयर्स के लिए, और अगर प्लेयर्स को आप चेंज करोगे, इनकी पोजीशन को चेंज करोगे, तो ये गेम का आउटकम चेंज नहीं होने वाला। यानी कि अब फर्स्ट प्लेयर की जो प्रेफरेंस है वो हो गई वर्क हार्ड which will give him this much satisfaction. The second rank he is giving to what do you call it, goof off and work hard, which is giving him less satisfaction. Then the third preference he is giving to, third rank he is giving to goof off, which is giving one util of satisfaction. Then the fourth preference or fourth rank is when he works hard and his counterpart goofs off, that is the least preferred bundle। ठीक है जी। ऐसे ही सेकंड का भी करेंगे तो सेम ये आएगा, वर्क हार्ड 3, goof off work hard 2, goof off 1 and वर्क हार्ड goof off 0। तो ये देखिए ऑर्डरिंग, प्रेफरेंस ऑर्डरिंग क्योंकि चेंज हो गई है, यानी कि अगर आप इसको क्विट और इसको फिंक करो, तो यानी कि इनके नाम बदलो, तो ये प्रिजनर्स डिलेमा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे ना पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस ऑर्डरिंग की टेबल चेंज हो गई। ये देखिए यहाँ पर प्रेफरेंस ऑर्डरिंग थी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट सेकंड जो है वो चेंज हो गई, सेकंड की जगह फर्स्ट है, फर्स्ट की जगह सेकंड है, थर्ड फोर्थ की पोजीशन सेम वही है। ठीक है, सेम इज फॉर प्लेयर टू। तो इसलिए दिस गेम जो सेकंड, अगर मान लो इसमें पूछ लेता हूं क्वेश्चन यहां पर साथ में, हालांकि इसने पूछा नहीं है, पर मान लीजिए अगर ये पूछ ले क्वेश्चन कि सेकंड गेम में बताइए, कि इस गेम में बताइए कि किस तरह से ये गेम, क्या प्रिजनर्स डिलेमा के इक्वलेंट है ये सेकंड पॉइंट में, क्या जो सेकंड पॉइंट में गेम रिप्रेजेंट किया, क्या ये प्रिजनर्स डिलेमा के इक्वलेंट है एज फार एज द प्रेफरेंस ऑर्डरिंग इज कंसर्न। तो हमारा जवाब क्या होगा? हमारा जवाब होगा, क्या लिखेंगे, नो
this game is not equivalent to the prisoner's dilemma as preference ordering has changed, क्योंकि प्रेफरेंस ऑर्डरिंग चेंज हो गई है. हाउएवर द गेम इज सिमेट्रिक. हाउएवर द गेम इज सिमेट्रिक इन नेचर. क्यों है? बिकॉज द क्वांटम ऑफ पे ऑफ्स is same or equal for each player. क्योंकि पे ऑफ्स का जो क्वांटम है वो सेम है, इसलिए अगर आप प्लेयर्स की पोजीशन को चेंज करोगे तो उससे आपको ये जो पे ऑफ्स हैं ये चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे भी प्रेफरेंस ऑर्डरिंग सेम यही बनी रहेगी. तो ये आप देखिए कि हमने ये एक एग्जाम्पल किया, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की कि किस तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है. एक एग्जाम्पल था ये आपकी रीडिंग्स का. तो आज के लिए हम ये एग्जाम्पल, सिर्फ ये एक ही एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ. उसका रीजन ये है कि एग्जाम्पल और भी हैं, मैं अगले वीडियोस में उनको कवर करूंगा. ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, 2-3 घंटे का बन जाएगा, डेढ़ 2 घंटे का बन जाएगा, तो काफी लेंथ बढ़ जाती है. इसलिए मैं इस वीडियो को इस लेक्चर को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ. ठीक है. और इससे आगे की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में मैं लॉन्च करूँगा. 1-2 दिन के बाद आपको मिल जाएगा वो. और ये मैं आशा करूँगा आज जो मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ आया होगा. अगर आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो अगर इनको बैठ के इसी तरह से देखे, समझे, टाइम डिवोट करे कि जैसे वो अपने क्लास के लेक्चर्स अटेंड कर रहा है, तो उसको बहुत बेनिफिट होने वाला है. और ये बेनिफिट पहुंचाने के लिए आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे लोगों को एनकरेज कीजिए कि वो भी इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी एनकरेजमेंट मिले और मैं आगे और इस तरह के आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस बना सकूं. Thank you very much.